हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लॉ। ये देखेंगे कि इंडिया में लॉ कैसे बनता है, कौन बनाता है, कौन कौन से फील्ड्स पे लॉ बनाए जाते हैं। तो ये तो बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्टिव से लॉ तो हर चीज़ के लिए लगभग बनाए जाते हैं भारत में। तो इसी के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये चैप्टर है, इसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में। यू मे बी familiar with the some law such as those that specify the age of the marriage, the age at which the person can vote, and perhaps even the law dealing with the buying and selling of the property. We know how the parliament is in the change of the making the law. Do this law apply to everyone? How do the new law come into the banks? Could there be the law that are the unpopular or the controversial? What should we as citizens do under such circumstances? It means what? As we know that there are some laws that specify the age of the marriage, means कुछ ऐसे लॉ हैं जो मैरिज के एज को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मेल के लिए जो एज होता है वो 21 ईयर एज है, और फीमेल्स के लिए 18 ईयर एज डिफाइन की गई है जो मैरिज के लिए कंपेटिबल है। द एज एट विच द पर्सन कैन वोट, कुछ ऐसे लॉ हैं जो किसी भी पर्सन को वोट देने का राइट देते हैं। तो इंडिया में जो 18 साल के ऊपर के जो लोग हो जाते हैं उनको राइट टू वोट देने का राइट होता है। एंड परहैप्स इवन द लॉ डीलिंग विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे लॉ हैं जो प्रॉपर्टी के सेलिंग और बाई मीन्स परचेजिंग और खरीदने और बेचने से डील करते हैं। वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज़ द चार्ज ऑफ मेकिंग द लॉ, और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में लॉ बनाने का जो चार्ज है वो किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी के ऑर्गन होते हैं वो 3 ऑर्गन होते हैं डेमोक्रेसी के। एक लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, तो ये क्या करता है, ये लॉ मेक करता है, मीन्स लॉ बनाता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा ऑर्गन एग्जीक्यूटिव है, ये क्या करता है, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, मीन्स लागू करवाता है। और तीसरा जो ऑर्गन है दिस इज़ कॉल्ड द जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है, तो जुडिशरी इंटरप्रेट करता है लॉ को, इंटरप्रेट। इट मीन्स अगर लॉ के किसी भी पॉइंट को या किसी भी वर्ड की मीनिंग को अगर कोई डाउट जनरेट हो जाता है तो उसको इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी का होता है। और चौथा जो ऑर्गन डेमोक्रेसी में होता है वो मीडिया होता है। तो इसको हम लोग बाद में किसी और चैप्टर में डील कर लेंगे, मीडिया वाले चैप्टर में। बट ये मोस्टली जो 3 ऑर्गन्स हमारे पास हैं, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेक द लॉ, एक्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ। डू दिस लॉ अप्लाई टू एवरीवन? यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो लॉ बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के थ्रू, क्या ये सारे के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर बराबर अप्लाई होते हैं? हाउ डू द न्यू लॉ कम इन टू द बिंग्स? ये जो नए लॉ होते हैं ये इफेक्टिव कैसे होते हैं, पावर में कैसे आते हैं? कुड देयर बी द लॉ दैट आर द अनपॉपुलर आर कंट्रोवर्शियल? कुछ ऐसे भी लॉ होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, सोसाइटी में आने के बाद लोग उनका बाइकआउट करते हैं। वॉट शुड वी एज अ सिटीजन डू अंडर द सम सर्कमस्टांसेस? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉ ऐसा बन जाता है जो कंट्रोवर्शियल इन नेचर है, तो देश के सिटीजन्स इस लॉ के अगेंस्ट में क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, ये भी इसी चैप्टर में हम लोग डील करेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, डू द लॉ अप्लाई टू ऑल? क्या ये जो लॉ बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के थ्रू, क्या ये सबके लिए अप्लाई हो रहे हैं, सबके लिए बराबर अप्लाई हो रहे हैं? क्या यहाँ पे रूल ऑफ लॉ अप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई हो रहा है? ये देखने की हम कोशिश करेंगे। एक सिचुएशन यहाँ पे दी गई है इस पैराग्राफ में, इसको पढ़ते हैं। तो रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक सिचुएशन है, सपोज दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन go into the hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for the crime that he has committed। एक लड़का है जिसके पिताजी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, इस लड़के ने कोई क्राइम किया है, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। इस सज़ा से बचने के लिए उसके पिताजी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम छिप जाओ। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शंस वेयर राइट? क्या आप लोगों के लिए या आप लोगों की नज़र में
ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक्शन है, क्या ये सही है? इसका जवाब आप मेरे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, यस या नो। शुड हिज सन्स बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द लॉ? क्या इस गवर्नमेंट ऑफिशियल के लड़के को लॉ का एग्जम्पशन मिलना चाहिए जस्ट बिकॉज हिज फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल पावरफुल? इसलिए कि इसके पिताजी इकोनॉमिकली मीन्स पैसे से स्ट्रांग है और पॉलिटिकली पावरफुल है। क्या इन दो वजहों की वजह से इस लड़के को लॉ में छूट मिलनी चाहिए? हाँ या ना, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। आगे देखते हैं। द एबोव इज़ अ क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द लॉ। तो अगर हम ऊपर की सिचुएशन को देखें तो ये लॉ का एक वायलेशन है। एज यू रीड इन द यूनिट 1, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज whether agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जब आज़ाद हो जाएगा तो किसी भी आर्बिट्ररी पावर एक्सरसाइज कोई भी नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पावर का मिसयूज नहीं करेगा। They therefore the instituted the several provision in the constitution that would establish the rule of the law। इसीलिए बहुत सारे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करते हैं। रूल ऑफ लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बार बार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। और रूल्स ऑफ लॉ मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, equal protection of law and equality before the law। मीन्स सभी लोगों के लिए लॉ का प्रोटेक्शन बराबर मिलेगा और सभी लोग लॉ की निगाह में, इन द आइज ऑफ लॉ एवरी वन शुड बी इक्वल। सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज दैट ऑल द पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने ये बात डाली कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होगा इंडिया में, इंडिया को आज़ाद होने के बाद। मीन्स सारे लोग कानून की निगाह में बराबर होंगे। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। लॉ किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किसी भी आदमी में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। किन किन बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। तो व्हाट द रूल ऑफ द लॉ मीन्स? द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल द लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबोव द लॉ। इट मीन्स इंडिया में जितनी भी लॉ होंगे वो सारे सिटीजन्स के ऊपर बराबर अप्लाई होंगे, कोई भी उस लॉ के ऊपर नहीं होगा। नेदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री अबोव द लॉ। यहाँ तक कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल मीन सरकार में काम करने वाला लोग कोई भी होगा, चाहे वो वेल्दी पर्सन हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ द लॉ हैज़ ए स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज द प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी इस्टेब्लिश। तो एनी क्राइम or the violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established। तो अगर कोई भी आदमी कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको एक प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, और इस पनिशमेंट को देने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा। This is the rule of law. But was it always like this? In India, there were the innumerable and often the overlapping the local laws. The different communities enjoy the different degree of the autonomy in administrating this law among their own. In some cases, the punishment that the two persons receive for the same crime varied depending on their caste background, with the lower caste being the more harshly penalized. This slowly began to change as this system of the law began to further evolve during the colonial period. It is believed that
It was the British colonist who introduced the rule of law in India. तो जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो लोग लोवेस्ट बैकग्राउंड के होते थे, लो कास्ट के होते थे, उनको पनिशमेंट ज़्यादा मिलता था और अपर कास्ट के लोगों को पनिशमेंट कम मिलता था। इन सिस्टम को चेंज किया अंग्रेज़ों ने। जब अंग्रेज़ यहाँ देखे कि इस टाइप का पनिशमेंट चल रहा, तो उनको लगा कि ये सिस्टम सही नहीं है, तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ अप्लाई करने का कोशिश किया इंडिया में। द हिस्टोरियन हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन द सेवरल ग्राउंड, टू ऑफ विच इंक्लूड the first that the colonial law was the arbitrary, and second that the Indian nationalists play a prominent role in the development of the legal sphere in the British India. One example of the arbitrance that the continued to exist as a part of the British law is the Sedition Act of the 1870. लेकिन कुछ लोगों ने the idea of the sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without the dual trial. तो एक सेडिशन एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इस सेडिशन एक्ट में ये था कि अगर कोई भी आदमी या कोई पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और विदाउट ट्रायल, मतलब उसका कोई ट्रायल नहीं होगा। ये एक्ट आज भी है, मतलब ये जो सेक्शन है, ये एक्ट तो नहीं है बट ये आईपीसी में सेडिशन एक्ट मीन सेडिशन, जो सेडिशन से रिलेटेड ऑफेंस है, ये अभी भी है। तो अभी भी अगर हम सरकार के अगेंस्ट में कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे पब्लिक वायलेंस हो जाए सोसाइटी में, तो इस सेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमको अरेस्ट कर सकती है, बट ट्रायल होगा। उस टाइम इसमें क्या था कि ट्रायल नहीं था, विदाउट एनी ट्रायल पर्सन कैन बी अरेस्टेड। आगे देखते हैं। द इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्ररी यूज ऑफ द अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। तो कुछ भारतीय इन ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते हैं इस एक्ट के ऊपर, एंड दे आल्सो बिगेन्स फाइटिंग फॉर द ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया of the law from the sets of the rules that they were forced to obey. This is forced to obey to the law as a including the idea of the justice. By the end of the 19th century, the Indian legal professions also began emerging and demanded the respect in the colonial court. जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, इंडिया के लोग भी लीगल प्रोफेशन में जुड़ते गए और धीरे धीरे कॉलोनियल कोर्ट में डिमांड करने लगे। दे बिगेंस टू यूज़ द लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ द इंडियंस। अब वो इंडियन के राइट्स को भी डिफेंड करना शुरू कर दिए ब्रिटिश कोर्ट में। मीन्स इंडिया में जो कोर्ट्स अंग्रेज चला रहे थे उनमें इंडियंस भी इस प्रोफेशन में आ गए और वो इंडियन के राइट को डिफेंड करने लगे। द इंडियन जजेस आल्सो बिगेंस टू प्ले अ ग्रेटर रोल्स इन मेकिंग द डिसीजंस। Therefore, there were the several ways in which the Indian played a major role in the evolution of the rule of the law during the colonial period. तो ऊपर जैसे हमने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया, लेकिन कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि ये ब्रिटिशर्स नहीं, ये इंडियंस थे जिन्होंने रिफॉर्म करके रूल ऑफ लॉ अप्लाई करवाया अंग्रेज़ों से। तो विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, with the adoption of the constitution, these documents serve as the foundation on which our representative began making the law for the country. अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो ये एक फाउंडेशन बना रूल ऑफ लॉ, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब कोई भी लॉ बनाया जाता है जो सबके लिए बराबर अप्लीकेबल हो। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास द सेवरल न्यू लॉज एज अ लॉ वेयर अमेंडिंग एग्जिस्टिंग वंस। In the class 6th book, you have read about the Hindu Succession Act 2005. According to this new law, the sons, daughter and their mothers can get the equal share of the family property. तो 2005 में एक हिंदू सक्सेशन एक्ट आया जिसके थ्रू क्या हो गया, इस लॉ में क्या प्रोविज़न था कि सन बेटा, डॉटर लड़की और एक उसकी मम्मी मतलब मदर्स, जो ये तीन लोग होंगे, ये एक आदमी की प्रॉपर्टी में मीन्स डॉटर, सन और जो वाइफ का जो शेयर होगा वो बराबर बराबर का होगा अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में। सिमिलरली द न्यू लॉज हैज़ बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल द पॉल्यूशंस एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट्स। हाउ डू द पीपल कम्स टू थिंक एंड पर्पस दैट अ न्यू लॉ इज नेसेसरी? यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये था
अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू द न्यू लॉ कम अबाउट्स। तो नया लॉ कैसे पावर में आता है, कैसे बनता है, इस प्रोसीजर को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने ये देखा, अगले वीडियो में रिमेनिंग पार्ट्स हम लोग इस चैप्टर का पूरा देखेंगे, तो 2-3 वीडियो और बनेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट में आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एक क्वेश्चन मैंने इसमें रेज किया था, उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।